बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी फेमस रेमेडी ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, जिसको फास्फोरस कहते हैं। फास्फोरस ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज वो होती है कि तकरीबन इंसानी बॉडी के हर सिस्टम और हर आर्गन पर एक्ट कर रही होती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक उसके असरात आते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीक्रेस्ट। मिनरल किंगडम से इसका तल्लक है। सोर्स इसकी जो है वो मिनरल किंगडम है, और इसको आम जुबान में, लोकल जुबान में, कॉमन नेम में येलो फास्फोरस भी कहा जाता है। येलो फास्फोरस। इस रेमेडी को डॉक्टर हनीमैन ने खुद इंट्रोड्यूस कराया होम्योपैथिक सिस्टम में। क्योंकि मिनरल किंगडम की रेमेडी है, तो मिनरल किंगडम में ये एलिमेंट फॉर्म में पाई जाती है। एलिमेंट फॉर्म में पाई जाती है। मिनरल किंगडम में ये एलिमेंट फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसका केमिकल फार्मूला नहीं बल्कि केमिकल सिंबल होती है। जैसे हमने पढ़ा था मैट्रिक में, कीमियाई इलामत आर्सेनिक की AR है, इसी तरीके से सल्फर की S है, पोटेशियम की K है, सोडियम की Na है। तो इसकी केमिकल सिंबल फास्फोरस है, तो P है। P, जस्ट P इज द केमिकल सिंबल ऑफ फास्फोरस। ये डीप एक्टिंग रेमेडी है। डीप एक्टिंग रेमेडीज वो होती हैं जिनके असरात बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। अब देखें, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 डेज। 40 डेज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीप एक्टिंग रेमेडी। डीप एक्टिंग रेमेडी। उसके बाद इसका अगर हम मियाज़मेटिक बैकग्राउंड चेक करें, तो ये भी इस रेमेडी को एक इनफरादियत हासिल है, एक खासियत हासिल है कि ये 3 मेजर मियाज़म्स को कवर कर रही है। होम्योपैथिक फिलॉसफी के मुताबिक ये 3 मेजर मियाज़्म, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, 3 मेजर मियाज़्म को ये कवर करती है। इसका मियाज़मेटिक बैकग्राउंड क्या है कि 3 मियाज़्म को ये कवर कर रही है। उसके बाद एक और अहम पॉइंट जिस पर हम मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, दैट इज थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन, इसका थर्मल रिएक्शन चिली है। चिली यानी इसके पेशेंट को ठंड से जाती होती है, ठंड से तकलीफ होती है, ठंड ज्यादा लगती है, इसका थर्मल टेम्परामेंट चिली है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहबान एक बहुत ही अहम तरीन बात याद रखने वाली है, जो शायद ही इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कर दे। वो ये है कि इसका थर्मल टेम्परामेंट तो चिली है। इसका थर्मल टेम्परामेंट क्या है? चिली। लेकिन इसकी GIT की जितनी सिम्टम्स हैं वो कोल्ड से बेहतर होती हैं, या इसको डिजायर फॉर कोल्ड होती है। मसलन ठंडे पानी पीने की ख्वाहिश, ठंडी खुराक खाने की ख्वाहिश, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड एप्लीकेशंस, इन तमाम चीज़ों की इसको ख्वाहिश होती है। हालांकि ये बजाते खुद चिली पेशेंट है। ये थोड़ा सा इस चीज़ में, इस फास्फोरस में नुमाया है। अक्सर हम रेमेडी जो पढ़ते हैं, जो चिली पेशेंट होता है उसको वार्म एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। जो हार्ट पेशेंट होता है उसको कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। लेकिन ये खासियत फास्फोरस में है कि पेशेंट चिली है, थर्मल रिएक्शन इसका चिली है, लेकिन GIT को रिलीफ भी मिल रहा है। किससे? कोल्ड वाटर से, कोल्ड फूड से। अब इसकी एक बड़ी और अहम बात, इसके पेशेंट्स को गर्म पानी या गर्म खुराक से वोमिटिंग हो रही होती है।
हत्ता के ये जब ठंडा पानी पीता है, ठंडा तरीन, तो थोड़ी देर के लिए वो पानी स्टमक में जाके रुकता है। मरीज समझता है कि मेरी वोमिटिंग कंट्रोल हो गई है। जब ठंडा पानी पिएगा तो वोमिटिंग में थोड़ा गैप आएगा, लेकिन जो ही वो पानी स्टमक में गर्म होगा, बाहर से जब उसने पिया तो पानी ठंडा था, ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, लेकिन जो ही वो पी के थोड़ी देर के बाद जब स्टमक में वो गर्म हो जाता है तो फिर उसकी वोमिट हो सकती है। ये इसका एक खास की नोट पॉइंट है। यही थर्मल टेम्परामेंट पे ही हम इसको बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरी मेडिसिन से। क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट है तो नेचुरली ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, हम तमाम बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो फास्फोरस भी ह्यूमन बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। डिफरेंट फूड्स में जा रहा होता है, डिफरेंट मशरूबात में जा रहा होता है। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में इसकी 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पूरी बॉडी या पूरे ब्लड में नहीं। अगर इंसान के खून का 1 डेसीलीटर लिया जाए, इसके अंदर 5 लीटर ब्लड है, उसको हम उसमें से 1 लीटर लेंगे, फिर उस लीटर के 10 हिस्से करेंगे तो वो डेसीलीटर बन जाएगा, डेसीलीटर। तो 1 डेसीलीटर में 2.5 से 5 मिलीग्राम तक फास्फोरस नॉर्मली पाई जाती है। अब इस नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस को, अच्छा यहां मैं एक और चीज भी बताता जाऊं, इसका नाम सबसे पहले केमिस्ट्री के माहिरीन ने तजवीज किया, और इसको फास्फोरस क्यों कहा गया? फॉस लाइट, फॉस का मतलब होगा फॉस लाइट, फ्रेयर ग्लोज, यानी अंधेरे में चमकती हुई चीज, डार्क में जैसे एक लाइट जल रही होती है, एक कोई चमकती हुई चीज आपको नजर आती है अंधेरे में, उसको फास्फोरस कहा जाता है। इससे थोड़ा सा इसके पेशेंट का जो फिजियोग्नोमी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसके नाम के साथ मैच कर रहा है। होम्योपैथिक बड़ी डीप सेंस है। फॉस लाइट, फ्रेयर ग्लोज, चमकती हुई चीज। अब आप इसकी माइंड सिम्टम्स देखेंगे तो पेशेंट बड़ा जो है वो वेल ड्रेस्ड, खूबसूरत, यानी कि जिस आप कह सकते हैं कि उसके तमाम नक्श वगैरह बड़े खूबसूरत होते हैं। ये तमाम चीज़ें फास्फोरस में पाई जाती हैं, ब्यूटीफुल। और उसके साथ साथ फास्फोरस का पेशेंट बहुत ज़्यादा पोलाइट और एडजस्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, उसके साथ दोस्ती करना बड़ी आसान होती है, हर एक को अपना हमदर्द और अपना दोस्त समझता है। ये एक बेसिक पॉइंट है, क्योंकि हम जब रेमेडी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं। मैं कई दफ़ा डॉक्टर साहबान अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो किसी भी रेमेडी का इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली उसकी तमाम थीम्स, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन इसी में छुपी हुई होती है। फॉस लाइट, फ्रेयर ग्लोस, चमकती हुई चीज, अंधेरे में चमकती हुई चीज जो खूबसूरत नजर आती है। इस इंट्रोडक्शन में अब ह्यूमन में 2.5 टू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस इन ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड के अंदर फास्फोरस की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है उसको हम कहते हैं फॉस्फेटीमिया। फॉस्फेट लिख के, फॉस्फेट, फॉस्फेट लिख के आगे इमिया, EMIA, फॉस्फेटीमिया, 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 फॉस्फेटीमिया जो है ये इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अब इसके 2 चांसेस होते हैं कि या तो ये अपनी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होगी तो फिर हम इसे कहते हैं हाइपर फास्फेटीमिया, और या ये अपने नॉर्मल लेवल से कम होगी, फिर हम इसे लिखते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपर फास्फेटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। मोस्ट प्रोबेबली अगर फास्फोरस हमारी बॉडी में
ओवरलोड हो जाए, यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन से बढ़ जाए, बॉडी के अंदर हाइपरफॉस्फेटेमिया में चली जाए, तो फिर ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक जब होती है तो ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा कर देती है, टिश्यू चेंजेस पैदा कर देती है, साइकोजेनिक चेंजेस पैदा कर देती है। उन तमाम चेंजेस को प्रूविंग के दौरान साइन एंड सिम्टम समझ के लिखा जाता है मटेरियल मेडिकल में, यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन फास्फोरस की। अब बॉडी के अंदर किडनी फास्फोरस को बैलेंस कर रही होती है मोस्टली। किडनी, अच्छा, फास्फोरस कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलके हमारी बॉडी में काम कर रही होती है, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ बोन्स में, मसल्स में, बाकी जगहों पर। और इसको जो हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है वो पैराथायराइड हार्मोन्स है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन्स, जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन्स। तो अगर ये बॉडी के अंदर अनबैलेंस्ड हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो इसको हम कहेंगे हाइपर फास्फेटीमिया। जब हाइपर फास्फेटीमिया में जाएगी तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। जब टॉक्सिक हो जाएगी तो बॉडी के अंदर चेंजेस पैदा करेगी, दिस इज कॉल्ड प्रूविंग। अब प्रूविंग के दौरान मुख्तलिफ इसकी चेंजेस, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशन सामने आई। लेकिन हमारे पास जो क्लिनिक पेशेंट आएगा, जरूरी नहीं कि उसकी बॉडी में फास्फोरस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अगर हो तो फिर भी आप इसको मैच कर लेंगे। लेकिन होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर की बेस पे काम कर रही होती है, लाइक्स की और लाइक्स की बुनियाद पर। यानी किसी शख्स में ऐसी सिम्टम्स, ऐसे साइन, ऐसी चेंजेस हमें मिल जाएं जो चेंजेस फास्फोरस एज ए टॉक्सिक पैदा करती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जरूरी नहीं कि हमारे पास जो पेशेंट है उसकी बॉडी में फास्फोरस का लेवल रेज्ड हो, नहीं। होम्योपैथी ये नहीं, होम्योपैथी में ये है कि वो लाइक्स की और लाइक्स है, कि अगर बॉडी में फास्फोरस की ज्यादा हो जाए तो जो चेंजेस पैदा होती हैं उसी तरह की चेंजेस आपको किसी शख्स में मिल जाएं, प्रोवाइडेड दैट उसके पीछे कोई भी पैथोजेनिक एजेंट हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक एजेंट हो सकता है, लेकिन वो चेंजेस मैच कर रही हों किसके साथ, फास्फोरस की ज्यादती के साथ, फास्फोरस की टॉक्सिसिटी के साथ। अगर वो चेंजेस मैच कर रही हैं तो वहां हमारी रेमेडी फास्फोरस बन जाएगी, लाइक्स की और लाइक्स के साथ। अब उनमें वैसे तो जैसे मैंने कहा ना कि ये पॉलीक्रेस्ट है, अगर इसकी एक एक सिम्टम को मैं लिखना शुरू करूं तो डॉक्टर एलन का इंसाइक्लोपीडिया ये कहता है कि 3,900 सिम्टम्स इसकी रिकॉर्डेड हैं, 3,900 सिम्टम्स इसकी रिकॉर्डेड हैं एलन इंसाइक्लोपीडिया में। तो हम वन बाई वन सिम्टम्स को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके थीम को जेन में रखने के लिए हम दो सिस्टम जेन में रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो आपको क्लिनिक में यूज आप कराएंगे, एक जीआईटी में, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जीआईटी में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा यूज होती है। जीआईटी में जैसे मैंने कहा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें आपने वो वाला पॉइंट याद रखना है कि पेशेंट चिली है लेकिन क्रेविंग फॉर, डिजायर फॉर बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड, उससे उसको रिलीफ मिलता है। और जीआईटी में फिर बिलखुसूस, जीआईटी में फिर बिलखुसूस इसका जो लिंक है जीआईटी में, वो इसका लिंक बन रहा है स्टोमिक, लिवर, स्टोमिक, लिवर, और लिवर के साथ जितना बैलरी सिस्टम है, लिवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, हत्ता के डॉक्टर बोरिक ने पेंक्रियाज तक इसको लिखा है। स्टोमिक, लिवर, पेंक्रियाज जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, स्टोमिक, लिवर और पेंक्रियाज, इनकी एलिमेंट्स को, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को हम इसके साथ मैच करेंगे। आजकल हमें अल्ट्रासाउंड में एक बहुत कॉमन चीज मिल रही है, बहुत कॉमन, हर पाकिस्तान के तीसरे चौथे पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में आपने भी देखा होगा फैटी लिवर डिजेनरेशन आ रही होती है, फैटी लिवर
डीजेनरेशन, फैटी लिवर डीजेनरेशन आ रही होती है। फैटी लिवर डीजेनरेशन अक्सर अल्ट्रासाउंड में ओपिनियन में नीचे आ रहा होता है, माइल्ड फैटी लिवर। आज भी मैंने 2-3 देखे हैं तो उसमें फैटी लिवर डीजेनरेशन ही था। अब फैटी लिवर डीजेनरेशन में अब आप डॉक्टर बोरेक का मटीरियल मेडिका खोलें, उसके पहले जो पैराग्राफ्स हैं उसमें भी देखें और फिर आप जाके एब्डोमेन में देखें। डॉक्टर बोरेक के चैप्टर्स होते हैं एब्डोमेन में, उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है फैटी लिवर डीजेनरेशन। तो यूं हमें पैथोलॉजिकली इस मेडिसिन की हेल्प आउट हो जाएगी। अगर हमें सोने पे सुहागा है कि अगर हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है, इसकी फिजियोग्नोमी मिल रही है, तो हम इसकी फार्माकोडायनेमिक्स में पैथोलॉजिकली फैटी लिवर में इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, पैंक्रियाटाइटिस में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। न खत्म होने वाली वोमिटिंग, प्रोवाइडेड डाइट कोल्ड वाटर से बेटर हो जाए, उस वोमिटिंग में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा एक इस मेडिसिन का और बड़ा कॉमन पॉइंट है हेमरेजिक डायथिसिस। हेमरेज हेमरेजिक डायथिसिस हेमरेजिक डायथिसिस में इसमें एक चीज थोड़ी सी बाकी मिलीफोलियम और हेमामेलस से इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं। एक्चुअली होम्योपैथिक में मटीरियल मेडिका मुश्किल ही यही होता है कि आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हेमामेलस भी है, मिलीफोलियम भी है, रिजरॉन भी है, टर्बेंथिना भी है, सिबाइना भी है, कुछ गायनेकोलॉजिकल ब्रीडिंग में यूज होता है, कुछ अदर्स में। फास्फोरस की ब्लीडिंग या फास्फोरस की जो है वो इस किस्म की ब्लीडिंग है जैसे अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक शख्स को खांसी आती है, स्प्यूटम के साथ थोड़ा सा ब्लड आता है, यानी इसमें वो वाली ब्लीडिंग नहीं होगी जैसे मिलीफोलियम या उसमें आती है एपिकॉक में ब्राइट रेड ब्लड जी, नहीं। वो मरीज ये कहेगा कि जो मुझे बलगम की थूक आ रही है उसमें मुझे रेड रेड चीज नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि खांसी में मुझे ब्लड आ रहा है। हीमोप्टोसिस हीमोप्टोसिस इसी तरीके से हिमाटिबाइसिस, वोमिटिंग हुई उसमें कुछ उसको ब्लड महसूस हुआ। हिमाचूरिया, यूरिन में उसको लगा कि मेरा कलर थोड़ा सा चेंज है। चेक उसकी और बड़ी चीज है एपिस्टैक्सिस, नक्सीर। लेकिन अब नक्सीर ऐसे ज्यादा बहेगी नहीं, इसमें एक लफ्ज डॉक्टर बोरेक ने लिखा है हैंडकरचीफ विल ऑलवेज रेड, रुमाल हमेशा सुर्ख होगा इसका रुमाल। रुमाल क्या, यानी वो जब भी नाक पे कपड़ा रखेगा, रुमाल रखेगा तो उसके ऊपर रेड रेड धब्बे उसको नजर आएंगे। हैंडकरचीफ इज ऑलवेज रेड। तो इस किस्म की हेमरेज में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बिलखसूस हॉर्सनेस और निमोनिया में, निमोनिया की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है लंग्स में, और बिलखसूस टीबी या लंग्स में अगर उसको हीमोप्टोसिस हो रहा है, स्प्यूटम के साथ ब्लड आ रहा है, हॉर्सनेस हो रही है, गले का बैठना। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये चिली पेशेंट की तरह जो है ना वो बिहेव करेगा, यानी उसमें उसको ठंडी चीज नुकसान देगी, ठंडी चीज से उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। जीआईटी में है चिली पेशेंट लेकिन ठंडी चीज को प्रेफर करेगा, थोड़ा सा ये पॉइंट इसका डिफरेंशिएट कर रहा है। बाकी चूंकि ये पॉलीक्रेस्ट है इसको हम सर से पांव तक इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर इसकी एक एक सिम्टम को बयान किया जाए तो वो तो 3900 सिम्टम्स बनती हैं। इन शॉर्ट थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो आप फॉस फ्रेयर से याद रखेंगे। फॉस फ्रेयर, चमकती हुई लाइट, चमकती हुई चीज, चमकती हुई लाइट, अंधेरे में कोई चमकती हुई चीज, फॉस फ्रेयर, तो वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगी। यानी हैंडसम, खूबसूरत शख्स, पेशेंट, जिसका खुश अखलाक, और वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है, अपने दोस्त बना लेता है, हर एक को अपना अपना कर लेता है। उसके बाद फिर हमने जीएटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और हेमरेजिक डायथिसिस को ध्यान में रखना है। दूसरा, चूंकि ये क्रूड फार्म में टॉक्सिक होता है, क्रूड फार्म में ये टॉक्सिक होता है, तो इसको 3x से नीचे इस्तेमाल नहीं करवाना, बल्कि कोशिश ये है कि 30 से शुरू करें। बेहतरीन पोटेंसी भी 30 लिखी गई है, और उसको टू मच फ्रीक्वेंटली लंबे अरसे तक रिपीट भी न करवाएं, क्योंकि इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन बड़ा लॉन्ग है, 40 दिन इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है। तो हम इसको
रिपीटेडली या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ नहीं करवाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम।